गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? आप लोग को वॉइस क्लियर जा रही है? स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, स्क्रीन पर दिख रहा है? कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है। सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं ये एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से आज मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिए। फर्टिलाइजेशन फीमेल के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो निषेचन की क्रिया है, वो कहाँ पर होता है? कमेंट करके बताइए इसका आंसर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है? जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ठीक है, सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसका फैलोपियन ट्यूब का जो चौड़ा भाग होता है एक, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम एम्पुला कहते हैं। और इसी भाग में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, निषेचन की क्रिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि अब आप लोग बताइए कि जो जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उस गर्भाशय में कितने लेयर्स होते हैं? कितने लेयर्स से मिलकर गर्भाशय बना होता है? मेन कितने लेयर्स होते हैं? यूट्रस में कितने लेयर्स होते हैं? कितने लेयर्स होते हैं बताइए। दूसरा क्वेश्चन, कितने लेयर्स होते हैं? टोटल 3 होते हैं। बहुत अच्छा। टोटल कितने लेयर्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, और इंडोमेट्रियम। ठीक है, यही 3 लेयर होते हैं मेन। चलिए ठीक है, तो सारे लोग लाइव में आ गए, क्लास में ज्वाइन हो गए। और कल की क्लास की किन्हीं को भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल इंटरनल जेनाइटल जेनाइटल ऑर्गन्स का हम पढ़ रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें हमने पढ़ा था सर्विक्स के बारे में, यूट्रस के बारे में,
और फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन का एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कहते हैं, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कहते हैं, ओवरी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में करेंगे? ओवरी के बारे में करेंगे। हमारे शरीर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कितने ओवरीज होते हैं? 2 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 2 ओवरी होते हैं। इसीलिए हम प्लूरल में क्या लिखते हैं? ओवरीज। क्या लिखते हैं? ओवरीज। इसको हिंदी में, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि अंडाशय कहाँ पर होता है। ये आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है गर्भाशय, यहाँ से कनेक्टेड होता है ये है ओवरी, और इस तरह से फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो दिख रहा है यही है ओवरी। ओवरी जो है ये दोनों साइड में गर्भाशय के लगे होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में टोटल कितने होते हैं? 2 ओवरी होते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। पहले डायग्राम को समझते हैं कि एक ओवरी में अगर उसको कट सेक्शन करके देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, किस तरह से उसकी संरचना होती है, क्या उसमें होता है, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक डायग्राम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक ओवरी का डायग्राम है, और इसमें आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये ओवरी का जो सेक्शन पार्ट है, कट पार्ट है, मतलब जैसे इस तरह से ओवरी है, इस तरह से ओवरी है, तो इसे बीच से हाफ इस तरह काट कर और यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया। ठीक है, क्लियर? अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को यही है ओवरी। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी जो है यूट्रस से यहाँ से ही कनेक्टेड होता है, इधर यूट्रस है और यहाँ से गर्भाशय से ये कनेक्टेड होता है इस पोर्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ओवरी में 2 मेन रीजन होते हैं, 2 मेन एरिया होते हैं। एक तो इसके साइड का एरिया और एक होता है इसके बीच का एरिया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? बीच का एरिया है, और बाकी जो साइड में दिख रहा है ये साइड का एरिया है। ठीक है, अब जो साइड में एरिया है, जो साइड के ये एरिया दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। दिख रहा है आप लोग को कॉर्टेक्स? कलर चेंज कर देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बीच में खाली जगह आप लोग को दिख रहा है ये एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला। इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, मेडुला। तो जो साइड का एरिया रहेगा उसको कॉर्टेक्स, और बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे? मेडुला। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहला तो हमने इसका क्या देखा कि ओवरी हमारे शरीर में 2 होते हैं, और ये दोनों जो ओवरी हैं उसमें जो संरचना है वो बाहर में, मतलब बाहर का एरिया और अंदर के एरिया 2 एरिया में बटा हुआ है। जो बाहर का वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बीच में यहाँ पर जो है इस तरह से ब्लड सप्लाई होता है, और ये बीच के एरिया को जाता है। जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड जो भी कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है, इसमें आर्टरी और वेन दोनों ही जो हैं यहाँ से ये आकर बीच में सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ओवरी के चारों ओर छोटे छोटे जर्म सेल्स होते हैं।
इन्हीं जर्म सेल से मिलकर, मतलब इन्हीं जर्म सेल से धीरे 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 डेवलप होकर क्या बनता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवम यानी जो एग होता है फीमेल में, उसका निर्माण होता है। तो फीमेल में एग का निर्माण या ओवम का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है ओवरी के अंदर। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर जर्म्स लेयर होते हैं। ये जो छोटे छोटे आप लोग को दिख रहे हैं, ये जर्म लेयर हैं जो धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा और बड़ा होकर क्या बनाएगा, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक। जब ये टर्शियरी, मतलब आप देख सकते हो डायग्राम में कि किस तरह से इसके बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। पहले ये एक सेल से किस तरह से डेवलप होता है, इसके चारों ओर लेयर बनता है, बीच में न्यूक्लियस आता है, फ्लूइड आता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है। जो टर्शियरी फॉलिकल है, अगर ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कौन सा फॉर्म ले लेता है, ये ले लेता है ग्राफियन फॉलिकल का एक निर्माण करता है। ठीक है। ये जो आपको टर्शियरी फॉलिकल दिख रहा है, ये टर्शियरी फॉलिकल और ज़्यादा मैच्योर होकर क्या बनाएगा, और ज़्यादा मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। आप देख सकते हो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर किस तरह से बहुत अलग स्ट्रक्चर है। इसमें जो आप लोग को ये येलो कलर का दिख रहा है, ये मेन जो है ओवम है। ठीक है। बाकी जो बाहर बाहर दिख रहा है, ये पतला सा मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है। जब एक ऐसा समय आता है जो 14th डे होता है पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जो 28 दिन का है, इस 28 दिन में जो 14वां दिन होता है, 14th डे होता है, उस दिन क्या होता है कि हार्मोन के प्रेजेंस में LH और FSH, मोस्टली जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के प्रेजेंस में, जो यहाँ से दिख रहा है ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर से ये मेम्ब्रेन फटकर जो अंदर का ओवम है वो निकल जाता है। अंदर का ओवम क्या हुआ, निकल गया, और जो बाहर का मेम्ब्रेन था, फ्लूइड था, वो सारा कुछ यहाँ पर बच गया, अंदर में ही रह जाएगा, ओवरी के अंदर में ही ये रह जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जब ओवम ये निकल जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग टाइम में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इससे सिक्रीट होता है। ठीक है। अब यहाँ से जो निकला ये क्या है, ओवम। क्लियर है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो बाहर का छिलका है, मेम्ब्रेन है, इसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है। इसका 2 मेन ओवरी का पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन और अंदर वाला मेडुला। मेडुला में ही क्या होते हैं, ब्लड का सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो फिर चला जाता है बाहर। क्लियर है। जो इसके दीवारों पे छोटे छोटे जर्म सेल्स होते हैं, इन्हीं से टूट टूट कर निकलता है और ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। फिर धीरे धीरे ये डेवलप होकर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। ये जब मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम
ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है। फिर यही ग्रेफियन फॉलिकल के जो अंदर का एग है, ओवम है, वो बाहर निकल जाता है और इसकी बाहर की मेम्ब्रेन अंदर ही बच जाता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये बाद में चलकर इस तरह से डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे मैंने डायग्राम बताया है, समझाया है, ये ओवरी का डायग्राम है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। और ये जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ तक डायग्राम समझ लिए। अब हम पीडीएफ पे चलते हैं और पैरा को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए देखिए, अंडाशय या फिर हम कह सकते हैं ओवरी। क्या है? अंडाशय या फिर ओवरी। देखिए इसमें है, थोड़ा मैं डार्क कलर लेती हूँ, इससे क्लियर विजिबल होगा। तो हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। ये मादा के प्रमुख जनन अंग हैं। ये क्या है? प्रमुख जनन अंग है। सबसे मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ओवरी ही होता है। ये एक जोड़ी पाया जाता है, एक जोड़ी यानी कि 2, एवं उदर गुहा में अंडवाहिनियों के नीचे एवं गर्भाशय के पश्चर्व भाग में स्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये उदर गुहा में अंडवाहिनी जो है यानी कि फैलोपियन ट्यूब, इसके नीचे और गर्भाशय के साइड में। ठीक है, गर्भाशय के साइड में और उदर ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसके नीचे ये स्थित होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं अटैचमेंट, कि ओवरी जो है वो हवा में तो नहीं झूल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो अटैच है। तो जो ओवरी है ये यूट्रस से कैसे अटैच होता है? ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, प्रत्येक ओवरी या अंडाशय मध्य भाग की ओर ओवेरियन लिगामेंट द्वारा यूटराइन फंडस से जुड़ा होता है। ये जो ऊपर का फंडस है यूट्रस का, ये जो पोर्शन है यहीं से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से अटैच रहता है। ठीक है, पार्श्व भाग की ओर पेल्विक वॉल से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। ये जो है साइड में इधर से पेल्विक का जो पेल्विस है, इसी में तो ये पूरा सिस्टम रहता है, तो पेल्विस से लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और नीचे की ओर अंडाशय या ओवरी ब्रॉड लिगामेंट से मिजो ओवेरियन जुड़ा रहता है। ठीक है, नीचे की ओर किससे जुड़ा रहेगा? ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों क्लियर हैं। ये कि अटैचमेंट यानी कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है ओवरी। तो ओवरी जो है वो मध्य भाग की ओर ओवेरियन लिगामेंट से, और पश्चर्व भाग की ओर पेल्विक से लिगामेंट से, और नीचे में ब्रॉड लिगामेंट से। क्लियर है? यही 3 पॉइंट है, ओवेरियन लिगामेंट और पेल्विक वॉल लिगामेंट, और थर्ड क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर? चलिए इसके बाद हम समझते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है संरचना। जैसा कि डायग्राम में हमने अभी देखा, अंडाशय चारों ओर से जो घनाकार उपकला है यानी क्यूबॉइडल इपिथीलियम, इसकी एकल परत द्वारा आश्रित रहता है। एक ही लेयर से इसके लेयर एक ही रहती है, जो क्यूब के जैसा इस तरह से क्यूब की तरह लेयर्स बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान कर चलिए क्यूब की तरह अरेंज है सेल्स। ये जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं क्यूबॉइडल इपिथीलियम की, एक सिंगल लेयर होती है। यह जनन उपकला स्तर या जर्मिनल एपिथीलियम कहलाता है। जो इसमें छोटे छोटे इसकी दीवारों में क्यूब की तरह एपिथीलियम होते हैं, इसी को हम जनन उपकला स्तर या फिर जेनाइटल एपिथीलियम कहते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। क्लियर? इस स्तर से घिरे हुए भाग को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो ओवरी है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स जो होता है ये बाहरी भाग है जो जनन उपकला स्तर के सहारे
स्थित होता है। ठीक है, जनन उपकला स्तर, यानी कि जो जितने भी टिश्यूज़ हैं जो ओवरी को हैंडल करते हैं उसके थ्रू क्या है, उसी के सहारे ये स्थित है। इस भाग में यौनावस्था आरंभ होने के पश्चात प्राथमिक पुट्टिक या फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल्स कब बनते हैं, जब जो लड़की है वो 12 साल के ऊपर हो जाए, जब उसका यौनावस्था आरंभ हो जाए तब। ठीक है, जब यौनावस्था आरंभ हो जाएगा 12 साल के बाद, तो क्या होगा, ये जो सेल्स हैं इसी से क्या बनने लगेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, डायग्राम में अभी जो हमने देखा था वो इसी सब के बारे में था। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला। जो ओवरी के बीच का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला, और बाहर के भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्लियर? यह मध्य भाग होता है। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का ढीले संयोजी ऊतक, अरेखित पेशियाँ, रक्तवाहिनी एवं तंत्रिका उपस्थित होता है। ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किस कनेक्टिव टिश्यू का? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई होते हैं। क्लियर है? यह भाग कॉर्टेक्स को पोषण प्रदान करता है। जो फॉलिकल्स कॉर्टेक्स में होते हैं, जो फॉलिकल्स कॉर्टेक्स में होते हैं, इसको पोषण कौन देता है? ये मेडुला के अंदर जो ब्लड वेसल्स आते हैं वो देते हैं पोषण। इसमें वृषणों की या इंटरस्टिशियल सेल्स की समजात हाइलस सेल्स पाई जाती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? हाइलस सेल। ओवरी के अंदर क्या होता है? हाइलस सेल। और ये हाइलस सेल जैसे हेल्पिंग सेल्स होते हैं ना, मदद करने वाले सेल, उस तरह से ये काम करता है ग्राफियन फॉलिकल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ताकि वो ओवम का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर है? अब देखेंगे ब्लड सप्लाई। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछिए आप लोग। हाँ, जैसे हमने डायग्राम में बताए थे उसी तरह से आप लोग को समझना है। ये ओवरी मान कर चलिए, इसका जो बाहर का है ये है कॉर्टेक्स और बीच का है मेडुला। ठीक है, बीच में ही क्या होता है, ब्लड का सप्लाई होता है, और जो किनारे वाला पोर्शन है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स का निर्माण होता है। फिर यही सेल्स बड़े बनते जाते हैं, जैसे जर्मिनल सेल्स, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी, टर्शियरी, और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बनता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, इसके बीच में जो oocyte होता है उसको निकाल देता है, एग को, ओवम को निकाल देता है, और जो बाहर का मेम्ब्रेन रहता है वो यहाँ पर अंदर ही रह जाता है। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, धीरे धीरे जो प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, खुद ही डीजनरेट हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं ब्लड सप्लाई। देखिए, ओवरी को जो ब्लड सप्लाई है ना वो आर्टरी के थ्रू, ओवेरियन आर्टरी, और वेन के थ्रू, ओवेरियन वेन द्वारा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ओपनिंग द्वारा आपस से संयुक्त होती है, यह संरचना एनास्टोमोस कहलाती है। जब ओवेरियन आर्टरी यूट्राइन आर्टरी के कांटेक्ट में रहेगा तो वो आपस में एक क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या संरचना बनाएगा, जैसे ही ओवेरियन आर्टरी जो यूट्राइन आर्टरी है उससे जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एनास्टोमोसिस। उसको हम क्या कहेंगे, एनास्टोमोस। यानी एनास्टोमोस का मतलब होता है दो पार्ट का आपस में जुड़ना। क्लियर है? ब्लड सप्लाई यहाँ तक क्लियर हुआ। आर्टरी हमें कौन सा, वेन कौन सा, आर्टरी कौन सा, ओवेरियन आर्टरी, वेन कौन सा, ओवेरियन वेन। ठीक है, इन जो ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी होता है ये दोनों एक ओपनिंग से आपस में कनेक्टेड होता है, इसको एनास्टोमोस कहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए और किन्हीं को कोई डाउट है यहाँ तक?
बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद चलते हैं हम कार्य पर। जो ओवरी है उसका क्या काम होता है, क्या कार्य है, आप लोग खुद से सोचकर बताइए, क्योंकि इसके पहले भी बायो ये सब पढ़ाई होता है और ये 8 क्लास से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जिनका अगर क्लास कंटिन्यू हुआ है, छूटा नहीं है बीच में, तो वो बता सकते हैं कि जो ओवरी है उसका क्या काम होता है। चलिए बताइए, ओवरी का क्या काम होता है। ओवरी का काम होता है ओवम का निर्माण करना। ठीक है, ओवरी का क्या काम है, ओवम बनाना, एग बनाना। और दूसरा क्या काम होता है, जनन एवं लैंगिक हार्मोन का स्रावित करना, यानी कि जैसे ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एलएच, एफएसएच, ये सारी इन सारी हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करता है। तो ओवरी का ये काम होता है कि ये जनन एवं लैंगिक हार्मोन का स्राव करें। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट असेसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट अगर नहीं हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इसके बाद अगर हमने जो 3 कैटेगरी किया था, कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव का किया था, पहला किया था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, दूसरा क्या किया था, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, और तीसरा था असेसरी ऑर्गन। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कंप्लीट कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब, वो है असेसरी ऑर्गन्स। क्या है, असेसरी ऑर्गन्स यानी सहायक ऑर्गन। ये मेन रूप से रिप्रोडक्शन का काम तो नहीं करते हैं, पर ये सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन में, ये हेल्प करते हैं कुछ हार्मोन को सिक्रीट करके, तो कई तरह से ये मदद करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, असेसरी ऑर्गन मादा जनन तंत्र में सहायक अंगों की निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, सहायक अंग में कौन कौन सा आएगा, एक तो असेसरी ग्लैंड आएगा और दूसरा ब्रेस्ट आएगा। क्या क्या आएगा, असेसरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। ये असेसरी ग्लैंड जो है, एक एक करके अब दोनों पे पढ़ेंगे। ये जो असेसरी या सहायक ग्रंथियां हैं, ये नर की भांति मादा में भी जन्म मार्ग से कुछ ग्रंथियां संलग्न होती है। जिस तरह से मेल में कुछ जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो जुड़े रहते हैं, उसी तरह से फीमेल में भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं। पहला जो है वो है जनन मार्ग को शुक्राणुओं के अनुकूल बनाने में सहायता करती है। मतलब इसका जो ये काम होता है सेसरी ग्लैंड्स का, कि जो भी जनन मार्ग है यानी कि जो विजाइना है उसमें शुक्राणु के अनुकूल बनाने की सहायता करना। ठीक है, वो कौन करता है, असेसरी ग्लैंड्स करते हैं। अपना सिक्रीशंस को छोड़कर, अपने सिक्रीशंस को रिलीज करके क्या करते हैं, जनन मार्ग में शुक्राणुओं को अनुकूल स्थिति देते हैं, सहायता करते हैं। वरना जो अगर अपोजिट होगा काम, तो उससे क्या होगा, जो भी स्पर्म है वो मर जाएगा, किल हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसी असेसरी ग्लैंड में हम पहले पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो एक जोड़ी होता है। यह वेजाइनल ओरिफिस या वेस्टिब्यूल के दोनों पार्श्वों में खुलती है एवं यह लेबिया मेजोरा के पश्चिम भाग में स्थित होती है। इनमें एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो कि वेस्टिब्यूल को चिकना बनाए रखता है। हम जब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस तरह से मैं बताई थी कि ये जो है मानकर चलिए इंटरनल लेबिया माइनोरा है और बाहर वाला लेबिया मेजोरा है।
ठीक है, और ये लेबिया माइनोरा है। तो इसके बीच का ये जो गैप है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसी वेस्टिब्यूल में कई ओपनिंग का हमने पढ़ा था कि जैसे यूरेथ्रा का होता है, वेजाइना का होता है, उसी तरह कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर खुलते हैं जो इस पूरे पोर्शन को नमी बना कर रखते हैं, मॉइस्चर बना कर रखते हैं, चिकना बना कर रखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि बार्थुलिन ग्लैंड कहाँ पर होता है। देखिए, बार्थुलिन ग्लैंड वेजाइना के दोनों साइड में होता है, और ये लेबिया जो मेजोरा है, बड़ा वाला लेबिया मेजोरा, इसके पीछे में स्थित होता है, इसके अंदर स्थित होता है, बाहर से हमें दिखता नहीं है। इनसे एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, एक तरल पदार्थ निकलता है जो वेस्टिब्यूल को क्या बना कर रखता है, वेस्टिब्यूल को मॉइस्ट बनाकर रखता है, चिकना बनाकर रखता है। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? चलिए अब जो दूसरा मतलब असेसरी ऑर्गन है उसमें आता है स्तन ग्रंथियाँ, या फिर जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट। स्तन को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, फीमेल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसमें भी हमने देखा था ब्रेस्ट के बारे में। तो चलिए आइए आज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं ब्रेस्ट के बारे में। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये डायग्राम ब्रेस्ट का है, और इसके बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ब्रेस्ट एक एसेसरी, फीमेल का एसेसरी ऑर्गन है, सहायक अंग है, जो क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रेगनेंसी या फिर बेबी के बर्थ में हेल्प नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये करता है। जो इसका एनाटॉमी है, संरचना है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें ये बाहर से ही दिख रहा है, ये लोब्स बने हुए हैं। ये क्या है? लोब्स बने हुए हैं। इन लोब्स को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल। इस लोब को क्या कहते हैं? लोब्यूल कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और उसी तरह का सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। तो इन्हीं जो लोब्यूल्स है, इन्हीं में क्या पाया जाता है? इसी में क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? अब देखिए, जो ये लोब्यूल हैं ये एक डक्ट के थ्रू आगे आकर खुलते हैं। उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? उसी डक्ट को हम सेवरल डक्ट ओपनिंग कहते हैं, या फिर इसको हम लैक्टिफेरस डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट, या फिर इसको मिल्क डक्ट कहते हैं। इससे जो भी मिल्क होता है ब्रेस्ट से निकलकर वो बाहर की ओर निपल तक पहुंचता है। ठीक है, बीच में जो आप लोग को दिखता है प्रोमिनेंट ब्लैक कलर या डार्क कलर पिगमेंटेड, उसको हम क्या कहते हैं? निपल कहते हैं। ठीक है, निपल के चारों ओर क्या होता है? एरियोला होता है। ये चारों ओर जो आप लोग को एक डार्क कलर में दिख रहा है उसको हम एरियोला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेस्ट है, उसके लोब्यूल्स हैं, उसके चारों ओर क्या होता है? फैट का एक लेयर होता है, जिसको लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को ब्रेस्ट का बिल्कुल लाइन दिख रहा है उसको हम स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम स्किन कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से कि जो ब्रेस्ट है उसकी संरचना कैसी दिखती है, अंदर में क्या क्या चीज़ें होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़े, अच्छे से पढ़े। नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, रिवीजन करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोब्यूल कहेंगे। लोब्यूल से ये पतला पतला जो निकलता हुआ दिख रहा है, इसको हम मिल्क डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। जो इस लोब्यूल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन जब होता है तो उसको निकालने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो ये दिख रहा है
ब्रेस्ट के चारों ओर वो होता है स्किन, ब्रेस्ट के अंदर में क्या होता है, ये फैट का लेयर होता है। ठीक है, आगे से ये क्या होता है, ये जो डक्ट है आकर खुलता है, उसको हम निपल कहते हैं, और इसी के चारों ओर से गहरा रंग का होता है, उसको हम एरियोला कहते हैं। ये तो पूरा हो गया हम लोग का क्लियर एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा थ्योरी के बारे में। देखिए, ब्रेस्ट जो है या स्तन ग्रंथियाँ, ये मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। यह सहायक जनन अंग भी कहलाती है। ये क्या है, जो हेल्पर सेल्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, या एसेसरी ऑर्गन होते हैं, तो उन्हीं को हम सहायक जनन अंग कहते हैं, क्योंकि ये शिशु जन्म के पश्चात दूध निर्माण का कार्य करती है। बच्चे का जैसे बर्थ हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन का काम करता है। ये सामान्यतः 2 सप्ताह से 6 सप्ताह ये सामान्यतः 2 सेकेंड और 6 पसली तक स्थित होता है। जो रिब्स होता है ना, आगे से ये एक पर्सन है, तो इसके जो आगे से रिब्स लगे होंगे, ये जो सेकेंड और 6th रिब होगा, उसी के बीच में ये जो ब्रेस्ट है वो प्रेजेंट रहेगा। यहीं पर क्या रहेगा, ब्रेस्ट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? अब चलिए, इसके बाद अब समझते हैं इसकी संरचना कि ब्रेस्ट जो है वो किस तरह का होता है। देखिए, ब्रेस्ट जो है वो अग्र सिरे को एरियोला कहते हैं। जो आगे में हमने जो पिछले डायग्राम में देखा था, वो जो निपल के चारों ओर इस तरह पिगमेंटेड था, उसको हम एरियोला कहते हैं। यह अन्य भाग की तुलना में अधिक वर्णक युक्त या पिगमेंटेड होता है, यानी थोड़ा डार्क कलर का होगा। इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होगा। इसका अगर चारों ओर से ऐसे व्यास देख लिया जाए तो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। स्तन का सीरा निपल या चुचुक कहलाता है। क्या कहते हैं, इसका जो ब्रेस्ट का जो सबसे आगे का पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, निपल कहेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 15 से 20 दुग्ध वाहिनियाँ आकर खुलती है। निपल में कितने लैक्टिफेरस डक्ट खुलते हैं, 15 से 20। कितने, 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जो होते हैं वो आकर एक निपल में आकर खुलते हैं। संपूर्ण स्तन में वसीय ऊतक का जमाव होता है। एग्ज़ाम में यही पूछेगा कितने दूध वाहिनियाँ आकर खुलेंगे, 15 से 20। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट आया। बाकी जो पूरा ब्रेस्ट रहेगा वो उस पर पूरा फैट का लेयर रहेगा। ठीक है, परंतु निपल एवं एरियोला के नीचे वसीय ऊतक का जमाव नहीं होता है। कभी भी निपल और एरियोला के पास में ये जो वसा है उसका जमाव नहीं होगा। प्रत्येक स्तन आंतरिक रूप से लगभग 15 से 20 गुच्छाओं में विभाजित होता है। जो अंदर लोब्यूल्स होते हैं, जिसका अभी डायग्राम में हमने देखा था, वो कितने होंगे, ये भी 15 से 20 होंगे, जिनमें कुपिकाओं के गुच्छे होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें छोटे छोटे कुपिकाओं के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, जहाँ पर ब्लड का प्रोडक्शन होता है। और इन कुपिकाओं की आंतरिक सतह घनाकार उपकला या क्यूबॉइडल एपिथेलियम से आश्रित होता है। जो अंदर में ये कुपिका दिख रहा है, इस कुपिका के अंदर क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह इस तरह से एपिथेलियम बने होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यह स्तर मिल्क सिक्रीशन कराता है। जो आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखा, ये क्या करेगा, मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा, प्रोडक्शन नहीं। प्रोडक्शन तो एल्वोलाई करवाएगा, लेकिन उसके बाद उस प्रोड्यूस्ड मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करता है, वो करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सभी कुपिकाएं अनेक वाहिनिकाओं द्वारा संयुक्त होती है। जितने भी कुपिकाएं रहेंगी, जितने भी जो एल्वोलाई है, जितने भी लोब्स बने हुए हैं, वो सारे लोब्स क्या करेंगे,
एक अनेक वाहिनिकाओं द्वारा संयुक्त होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू जुड़े होंगे आपस में। ये डक्ट संयुक्त होकर वाहिकाएं का निर्माण करती है। जब छोटे छोटे बहुत सारे डक्ट्स मिल जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, वाहिकाएं, जो निप्पल की ओर बढ़ते हुए संयोजित होती जाती है। ये क्या होता है, निप्पल की ओर बढ़ता है, निप्पल की ओर बढ़कर आपस में वो पूरा जो जितने भी डक्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये निकल जाएगा। एवं अंत में 15 से 20 वाहिकाएं की ही निप्पल तक पहुंचकर ओपनिंग बनाती है। टोटल जो कितने वाहिनी, कितने जो से ब्लड वेसल्स हैं, मिल्क वेसल्स हैं, डक्ट ग्लैंड है जो, वो कितने होंगे, 15 से 20 ही पहुंच पाएंगे निप्पल तक, और उसके बाद वहाँ पर ओपनिंग बनाएंगे। इसमें होकर दूध स्रवण होता है। और कहाँ से ब्रेस्ट का मिल्क निकलता है, वो निकलता है इन्हीं कुपिकाओं और वाहिनियों द्वारा, वाहिकाओं द्वारा। चलिए, ये था ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर जो हमने अभी डायग्राम में समझा है, उसी को यहाँ पर थ्योरी और पैराग्राफ में लिखा गया है। मेन चीज़ आप लोग को याद रखना है, हाँ, तो आप लोग का डाउट आ रहा है उसको बता रही हूँ कि मेन चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि कितने वाहिकाएं होंगे, 15 से 20 वाहिकाएं होंगे, कितनी गुच्छाएं होंगी, 15 से 20 गुच्छाएं होंगी। यहाँ इतना याद रखिएगा, क्या चीज़ से मिलकर ये गुच्छाएं बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, और कितनी वाहिकाएं हैं जो निप्पल तक पहुंचकर ओपनिंग बनाती है, 15 से 20। देखिए, हमेशा याद रखिए जो 15 से 20 वाला नंबर है ये मोस्टली आंसर होता है ब्रेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, जो भी 15 से 20 नंबर में वाहिकाएं हैं, 15 से 20 नंबर में गुच्छिकाएं हैं, 15 से 20 दुग्ध वाहिनी है, तो ये सारे तीनों चीज़ों को 15 से 20 याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, 15 to 20 क्लियर है? चलिए, अभी तक ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसके बाद हमने असेसरी ग्लैंड जैसे ब्रेस्ट, और हमने अलग असेसरी ग्रंथियाँ जैसे बार्थुलिन हो गया, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए, अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई पर। ब्लड सप्लाई मतलब कि कौन सा ब्लड ऑक्सीजन वाला कैरी करेगा और कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जो ऑक्सीजन वाला करेगा वो तो आर्टरी ही करेगा, इसीलिए इसमें जो है लैटरल थोरैसिक ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो लैटरल थोरैसिक ब्रांच है, साइड का ब्रांच है, उस ब्रांच और एक्सिलरी आर्टरी का जो मतलब आर्टरी होगा वो क्या करेगा, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ पहुँचाएगा, वो पहुँचाएगा ब्रेस्ट में। और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जो मेमोरी किसको कहते हैं, ब्रेस्ट को कहते हैं, तो ब्रेस्ट को जो स्पेशल एक तरह का आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरीज जो क्या करता है, रीव्स के अंदर से होकर जाता है ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कोस्टल आर्टरीज। तो ये तीन जो आर्टरीज हैं, इन्हीं तीनों आर्टरी से मोस्टली जो है ब्लड सप्लाई की जाती है आर्टरी के थ्रू। क्लियर? अब हम चलते हैं वेन पर। अब हम क्या देखेंगे, वेन। देखिए, वेन जो है, ये वेन जो है ये क्या काम करेगा कि जो भी जितने भी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, वेस्ट होगा, इसको क्या है बॉडी से बाहर निकालेगा, इसे क्या है बॉडी से बाहर निकालेगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्रेस्ट से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला और वेस्ट वाला जो ब्लड है, वो यही जो इसके आर्टरी हैं, इन्हीं में हम जब वेन लगा देंगे तो यही जो है कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। जैसे कि लेटरल थोरैसिक ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है, अगर हम ये लिखें कि लेटरल थोरैसिक ब्रांच ऑफ एक्सिलरी वेन, क्या लिखें हम, वेन।
तो ये क्या करेगा, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेगा। और इंटरनल मेमोरी अगर वेन लिख दें यहाँ पर आर्टरी के जगह, तो ये क्या कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इंटरनल मेमोरी वेन। फिर इंटरकोस्टल वेन लिख दें तो ये क्या होगा, ये भी सेम वर्क करेगा एज वेन, कि जो वेनस का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करना, वो काम करेगा इंटरकोस्टल वेन। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जिस तरह से आर्टरी, ये 3 आर्टरी काम कर रहा है, उसी तरह से वेन भी, यही तीनों वेन भी काम करेगा, जस्ट लाइक आर्टरी। वाइस वर्सा का मतलब होता है सेम, जैसे आर्टरी काम कर रहा है वैसे ही वेन भी करेगा। मतलब जो नाम, जिस नाम से यहाँ पर आर्टरी लिखा हुआ है, इसी नाम का जो वेन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करेगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए, हम देखते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई, ये जो न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा ब्रेस्ट तक और ब्रेस्ट का सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, किसके थ्रू ये सारी काम होंगे, ये होगा 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल नर्व के थ्रू। जो रिब्स के बीच बीच से क्रॉस होकर नर्व गया हुआ है, जो 5वां, चौथा रिब से क्रॉस हुआ, जो 5वां रिब से क्रॉस हुआ, जो 6ठा रिब से क्रॉस हुआ नर्व, इस नर्व के थ्रू जो भी सिग्नल है वो ब्रेन से ब्रेस्ट और ब्रेस्ट से ब्रेन तक जाता है। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब हम जानते हैं फंक्शन, कार्य, यानी कि जो ब्रेस्ट है इसका क्या कार्य है, ब्रेस्ट का क्या फंक्शन है, ब्रेस्ट का क्या फंक्शन है। तो जन्म पश्चात शिशु को दूधपान करवाना, ठीक है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, वो किसका काम होता है, ब्रेस्ट का काम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ये किसका काम है, ब्रेस्ट का काम है। क्लियर है? इसके अलावा ब्रेस्ट का क्या और काम होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन इन प्यूरिपेरियम। सबसे पहले ये समझिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा काम जो प्रेगनेंसी होने से रोके, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन कहते हैं। जो क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी होने से बचा रहा है, रोक रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन। प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा है। और प्यूरपेरियम का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी। इसका क्या मतलब होता है, आफ्टर डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के बाद जो मदर का पीरियड होगा, जो उसके बाद का जो अंतराल होगा, समय होगा, उसको हम प्यूरपेरियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो प्यूरपेरियम के दौरान यानी डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी से बचाने का काम कौन करता है, ब्रेस्ट करता है। प्रेगनेंसी से बचाने का काम कौन करेगा, ब्रेस्ट करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होता है आफ्टर डिलीवरी। और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मिल्क पीता है, तो जो मदर है, मदर के शरीर में जो प्रोलैक्टोन हार्मोन है वो काफ़ी अमाउंट में सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टोन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टोन है हार्मोन, इसके सिक्रीशन से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। तो ये प्रोलैक्टोन किसके वजह से हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से। ठीक है, तो ये इसी वजह से ब्रेस्ट का 2 काम है, एक तो बच्चे को दूध पिलाना और दूसरा प्रेगनेंसी से बचाना। क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमने किया वो, आज हमने क्या क्या पढ़ा,
आज की क्लास में हमने देखा ओवरी का, ओवरीज, और क्या हमने देखा, जो भी असेसरी ऑर्गेन्स हैं, असेसरी ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स, ये असेसरी ऑर्गेन में क्या क्या देखा, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट है, और जो दूसरा बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। अब इन पॉइंट से आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए। एक का आ रहा है क्वेश्चन, ब्रेस्ट के बारे में फिर से बताइए। देखिए, ब्रेस्ट के बारे में मेन क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेस्ट किस तरह का ऑर्गन है, तो ये एक असेसरी ऑर्गन है, पहला चीज़। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित होगा, तो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल मसल है जो रिब्स है, तो सेकंड से लेकर सिक्स्थ तक में, सेकंड से लेकर सिक्स्थ तक में होगा, पसली के बीच स्थित। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पहला बनेगा कि ये सहायक जनन अंग है, दूसरा बनेगा कि ये सेकंड से सिक्स्थ पसली के बीच स्थित होता है। और क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है, इससे आ सकता है क्वेश्चन कि इसमें कितनी दुग्ध वाहिनियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 15 से 20 होती हैं, सॉरी कितनी होती हैं, थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो 15 से 20। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा कि कितनी गुच्छाओं में विभाजित है स्तन, हर एक स्तन में कितनी लोब्यूल्स होते हैं, कितने लोब्स बने होते हैं, 15 से 20। ये चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये अंदर में जो कुपिकाएं हैं, ये जो लोब्स हैं, ये लोब्स में किस तरह के सेल्स यहाँ पर लगे होते हैं, ये सेल्स क्यूबॉइडल इपिथीलियम होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ब्रेस्ट के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं, कुपिकाएं होती हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर किस तरह के उत्तक होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि कितने निपल में कितने डक्ट्स के ओपनिंग होंगे, 15 से 20। तो टोटल 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं ये ब्रेस्ट के संरचना से आएगा। ठीक है, और आर्टरी पूछ सकता है और वेन। तो देखिए, जो आर्टरी है ये 3, इसी नाम का वेन अगर लास्ट में लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस ये याद रखना है, लेटरल थोरैसिक ब्रांच पहला, दूसरा इंटरनल मेमरी, मेमरी का मतलब ही होता है ब्रेस्ट। ठीक है, मेमरी का क्या मतलब होता है, ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड भी हम ब्रेस्ट को कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है इंटरकोस्टल, यानी कि जो हड्डियों के बीच, रिब्स के बीच से क्रॉस होकर जो आर्टरी जा रही है उसको हम क्या कह देंगे, इंटरकोस्टल। वेन मैं बताई कि वॉइस वर्सा, मतलब कि जैसा आर्टरी में नाम दिए हुए हैं, आर्टरी के उन्हीं के अंत में अगर वेन लगा दूंगी तो वो वेन बन जाएंगे। नर्व सप्लाई में कौन कौन है, 4, 5, 6 इंटरकोस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेस्ट को कौन सा नर्व सप्लाई जाता है, 4, 5 और 6। क्लियर। ब्रेस्ट के 2 काम होते हैं, एक तो बच्चे को दूध पिलाना और दूसरा प्रेगनेंसी से बचाना। एक तो कि बच्चे को दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग, और दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी को रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना। ब्रेस्ट का हो गया क्लियर। और किन्हीं को कोई डाउट है ब्रेस्ट के रिलेटेड? चलिए, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होता है, देखिए फिर से बताती हूँ, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ होता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, यह है लेबिया माइनोरा अंदर का, यह है लेबिया मेजोरा। इस माइनोरा के अंदर बहुत सारे ओपनिंग, मतलब 3 ओपनिंग हो, 2 ओपनिंग होंगे।
ये होगा यूरेथ्रल ओपनिंग, जो मूत्र मार्ग है उसका ओपनिंग, और नीचे वाला होगा वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, इन्हीं वेजाइना के साइड में दो इस तरह से बार्थोलिन डक्ट खुलते हैं, और इनका क्या काम होता है, जो वल्वा है पूरा इसको नम बनाए रखना, चिकना बनाकर रखना, मॉइस्ट बनाकर रखना, मॉइस्ट बनाकर रखना। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए, असेसरी ऑर्गन हो गया, हाँ ठीक है। हाँ, दो होते हैं असेसरी ऑर्गन फीमेल में, एक तो कौन कौन सा हो गया, एक बार्थोलिन हो गया और दूसरा ब्रेस्ट हो गया। असेसरी, हाँ असेसरी ग्लैंड में ही आएगा बार्थोलिन, और ब्रेस्ट अलग आएगा। ब्रेस्ट क्या होगा, अलग आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है ओवरी से रिलेटेड कि कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होता है। देखिए, जैसे ये है ओवरी, इसके अंदर लाइनिंग पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल, इस जर्मिनल सेल जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर ये थोड़ा और जब बड़ा होता है तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, जब थोड़ा और तो इसको टर्शियरी फॉलिकल कहेंगे, थोड़ा और जब बड़ा होगा उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। उसके बाद इसके अंदर का जो ओवम है वो निकल जाएगा 14th डे पे, ओवम निकल जाएगा, और बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो अंदर ही रह जाएगा। इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस या कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कराएगा। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में। जब फिर उसके बाद प्लेसेंटा जब बन जाता है, अपरा बन जाता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ही एल्बिकेंस बनता है, या फिर डायरेक्ट हम एल्बिकेंस भी कह सकते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। और किन्हीं को कोई डाउट? और किन्हीं को कोई डाउट है? संरचना में हमने देखा था कॉर्पस, हाँ संरचना में हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स के बारे में। और मेडुला में क्या था कि ये बीच का भाग था, इस तरह से जो बीच वाला पार्ट था ये है मेडुला, और इसमें बहुत सारे ब्लड सप्लाई वगैरह होते हैं, और यहीं से फिर न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स को जो बड़े हो रहे थे इनको जाता है। ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। हाँ ठीक है, कौन से टिश्यू का बना होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेडुला जो है वो कौन से टिश्यू का बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। ये न्यूट्रिशन देता है, हाँ ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, इसमें वृषण कौन सी, जो वृषणोंकी होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको हम कहते हैं, उसी के समजात हाइलस सेल्स पाई जाती है। जो मेडुला है, मेडुला के अंदर एक सहायक सेल होता है जिसको हम हाइलस सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? और किन्हीं को कोई डाउट है? ये जो लिगामेंट अटैचमेंट है इसमें से पूछ सकता है कि ओवरी को कौन कौन सा लिगामेंट है जो अटैच करके रखता है, होल्ड करके रखता है, तो वो है ओवेरियन लिगामेंट, पेल्विक वॉल से लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट। यही 3 याद रखने हैं यहाँ पर लिगामेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज हमने मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लिया।
आज की क्लास में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया, और इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोग को। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे क्लास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में देखेंगे, और किन्हीं को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए थैंक यू।